बच्चों, मैं रणवीर सिंह क्लास 11th में केमिस्ट्री का पहला टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेकर आपके सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम केमिस्ट्री की जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मोलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। It is the science not so much of 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जो है मोलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ साथ न केवल 100 एलिमेंट्स बल्कि उसके साथ साथ इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मोलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम। न केवल 100 एलिमेंट्स बल्कि उनके साथ बने हुए अनंत अणुओं मोलिक्यूल्स जो उनसे बनते हैं अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत हम न केवल 100 एलिमेंट्स नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स, न केवल 100 एलिमेंट्स बल्कि उनसे बने हुए इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब अगले स्लाइड में बच्चों हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि सभी जानते हैं, आप 8th 9th से पढ़ते लगते हैं कि केमिस्ट्री की जो 3 ब्रांचेस सभी जानते हैं बच्चों। एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जैसे सभी जानते हैं बच्चों, इसमें ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन एज एसेंशियल कंस्टिट्यूटेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। बट मोस्ट ऑफ दीज आर मैन मेड और सिंथेसाइज्ड। इनमें से अधिकतर जो एलिमेंट होते हैं वे मैन मेड होते हैं या सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन जो मुख्य कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिस्ट्री में वो कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। As the name suggested, inorganic compounds are those not covered under organic chemistry। जैसे नाम से ही समझ सकते हैं आप, inorganic compounds are those not covered under the organic chemistry। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड का अध्ययन करते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड वेराइटी ऑफ साल्ट्स। तो इसके अंतर्गत जनरली आप जानते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और वैरायटी ऑफ साल्ट्स का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है एनालिटिक केमिस्ट्री। इट डील्स विथ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स टू स्टडी द डिफरेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर सच एज नेचर, कंपोजिशन। तो एनालिटिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? डेवलपमेंट ऑफ टूल्स and techniques to study the different properties associated with matter। मतलब development of tools and technique to study the different properties associated with matter such as nature, composition। तो एनालिटिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इट basically applied to physics for the study of different constituent of matter and nature of different chemical
रिएक्शन। जनरली फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम फिजिक्स में इसका अध्ययन करते हैं डिफरेंट कंस्टिट्यूटेंट ऑफ मैटर एंड नेचर ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। फिजिक्स फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूटेंट ऑफ मैटर एंड नेचर ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। इसके बाद बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री फोकस ऑन द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड मेटाबॉलिज्म दैट आर अंडरगोइंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री में आप जान सकते हैं फोकस ऑन द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड मेटाबॉलिज्म, केमिकल प्रोसेस एंड मेटाबॉलिज्म दैट आर अंडरगोइंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोकेमिस्ट्री में आप केमिकल प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म जो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो आप जान चुके हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो होती हैं मेनली 5 है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। तो अभी तक आप जान चुके हैं केमिस्ट्री की परिभाषा। केमिस्ट्री की परिभाषा के अंतर्गत आप जानते हैं कि इसमें न केवल 100 एलिमेंट्स बल्कि उनसे बने हुए अनंत मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किया जाता है। ये केमिस्ट्री की बेसिक परिभाषा है। उसके बाद केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 4। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब आप जान चुके हैं कि केमिस्ट्री की परिभाषा, केमिस्ट्री के अंतर्गत आप हजारों मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल और बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की उपयोगिता क्या है वर्तमान संदर्भ में। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली जो केमिस्ट्री की उपयोगिता है इन एग्रीकल्चर एंड फूड। आप जानते हैं वी नो दैट ओवर ऑफ ईयर्स द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड अलार्मिंग रेट, particularly in developing countries like India. It is in need a problem to feed the masses. Chemists have come to the resource. A variety of new fertilizers have been developed. The well-known among like urea, ammonia, nitrate, ammonium sulfate, calcium sulfate have been prepared by chemists only. Similarly, a large number of pesticides, fungicides, insecticides have been developed. This has increased the cost of different foods items, but there is no dearth of them. It is for the government to have check control over the price of essential food matters like wheat, rice. तो आप जान सकते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में जो केमिस्ट्री की सबसे बड़ी उपयोगिता है कि इसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया गया है, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है। इस टाइप के फर्टिलाइजर्स जो हैं केमिस्ट्री के द्वारा एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके कारण और भी पेस्टिसाइड हैं, फंगीसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसके कारण द इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फूड्स, फूड की कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ प्राइस भी कंट्रोल द प्राइस ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक व्हीट, राइस। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में आप जान सकते हैं जो केमिस्ट्री की उपयोगिता है, इसमें विभिन्न प्रकार के उर्वरक जैसे अमोनिया है, यूरिया है, इनका इस्तेमाल किया जाने लगा है, पेस्टिसाइड है, फंगीसाइड्स हैं, जिसके कारण से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर में केमिस्ट्री की क्या उपयोगिता है। तो हेल्थ सेक्टर में आप देख सकते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ
chemists in the field of health and sanitization, people used to die in lakhs every year because the epidemic like cholera, plague, malaria. These are now the things of past. The broad spectrum antibiotics like chloroquinol, streptomycin, ampicillin are effective against variety of bacteria and their disease. Smallpox has been completed eradicated. War has been launched to check polio. The vaccine are given free of cost many times during the year. The drugs cisplatin-taxol, which are very effective in curing deadly disease like cancer, or AIDS. It is only because the sustained efforts and research carried by chemists that the overall lifespan has increased. This is probably one of the reasons for the population increase. आप जान सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी जो बीमारियां हैं जैसे कि कॉलरा, प्लेग, मलेरिया, इनका केमिस्ट्री में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का निर्माण कर लिया गया है, जैसे क्लोरोक्विनोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्फिसिलिन। इसके साथ ही कैंसर जैसी घातक दवाइयों का भी इलाज ढूंढ लिया गया है और एड्स जैसी खतरनाक बीमारी जिसके लिए एजिडोथायमाइडिन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो आप जान सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इम्पैक्ट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज रिमार्केबल। सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, टेरिलीन, बेलेकाइट, नायलॉन 66, nylon 6 and many more have been brought a revolution. Beautiful carpets, floor tiles, variety of pants have made our life glamorous. Synthetic rubbers have completely replaced natural rubber. Similarly, terry cot, terry wood, terry silk, have taken the place of cotton, wool and silk. The major contribution in this field is by organic chemists. We are highly accredited to them for their remarkable efforts. तो आप जान सकते हैं इंडस्ट्री के फील्ड में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। सिंथेटिक पॉलीमर्स, पॉलीथीन्स, टेरिलीन, बेकेलाइट, नायलॉन 66, नायलॉन 6, इन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूटीफुल कारपेट्स, फ्लोर टाइल्स, वैरायटी ऑफ पैंट्स हैव मेड अवर लाइफ ग्लैमरस। सिंथेटिक रबर हैव कंप्लीटली रिप्लेस्ड नेचुरल रबर। सिंथेटिक रबर का उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जाने लगा है। सिमिलरली टेरिकॉट, टेरी वुल, टेरी सिल्क, इन सभी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। कॉटन की जगह में वुड, वी हैव टेकन द प्लेस ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क। आप देख सकते हैं कि टेरी कॉट, टेरी वुड, टेरी सिल्क का इस्तेमाल जो है कॉटन, वूल और सिल्क की जगह में किया जाने लगा है। द मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड इज बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी किया गया है।
तो आप जान सकते हैं कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद चेकिंग पॉल्यूशन, आप देख सकते हैं जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज रिजल्टेड ए लॉट ऑफ पॉपुलेशन, पॉइजनस गैसेस एंड केमिकल्स आर बीन constantly released in the atmosphere. They are polluting environment at an alarming rate. For example, refrigerant like chlorofluorocarbon have deposited ozone layer and smoked, all leaving being to extremely harmful ultraviolet radiation. Chemists have accepted this challenge. They are working day and night to develop substitutes which may cause lesser pollution. For example, CNG, a substitute of petrol, is very effective to checking pollution caused by automobiles. Similarly, biodegradable polymers are being synthesized to replace non-biodegradable polymers like pesticide. This field is still wide open. The society as a whole is looking to the scientists, particularly the chemists, to lessen their majorities. तो पॉल्यूशन के कंट्रोल में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। आप जान सकते हैं कि बहुत सी जो हार्मफुल रेफ्रिजरेशंस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके लिए केमिस्ट ने बहुत सारी चैलेंज के रूप में लिया है। और इसके साथ आप देख सकते हैं केमिस्ट हैव एक्सेप्टेड ए चैलेंज। दे आर वर्किंग डे एंड नाइट डेवलप इफेक्टिव चेकिंग pollution caused by automobiles. Similarly, biodegradable polymers are being synthesized to replace non-biodegradable polymers like pesticides. This field is still wide open. The society as a whole is looking to the scientists, particularly the chemists, to lessen their measures. तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। सीएनजी जैसी गैसेस का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसके साथ ही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो हैं वो बनाए जाने लगे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की जगह में। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 में नेचर ऑफ मैटर। सम बेसिक आवर यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। इन टर्म्स ऑफ साइंस मैटर में बी डिफाइंड एज। मैटर की जो डिफिनीशन है वो इस तरह से दी जा सकती है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, पोसेसेस मास and can be felt by anyone or among our senses। आप जान सकते हैं anything that occupy space, possesses mass and can be felt by anyone or more our senses। तो ये मास की डिफिनीशन है जो इस स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जिसके पास मास है और फेल्ट बाई एनी वन और मोर आवर सेंसेस, और जिसे किसी के वे द्वारा भी फेल्ट किया जा सकता है।
all bodies or constituents of universe conform of this definition of matter. Mass signifies the quantity in a particular sample of matter. Please note that the mass of body is constant, does not change in respective of the place where it is measured or determined. This means that the mass of body remains unchanged at the sea level or the top of mountain. The term weight should not be confused with mass. In fact, represent the force which an object is attracted towards earth. Thus the weight of an object present of our surface of the earth is produce its mass and the accelerate due to gravity. This means that the weight of any object change when the change of gravity. We can also say that the weight of body at the sea level is different from the weight of the top of mountain. We also conclude that mass of an object always remain fixed but its weight may change. आप जान सकते हैं mass of an object always remain fixed but its weight may change. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा सेम फिक्स होता है जबकि उसका वेट चेंज होता रहता है, क्योंकि वेट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जान सकते हैं कि नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर का नेचर जो है आप जान सकते हैं, जो ऑक्युपाई स्पेस, possesses mass and can be felt by any one or more of our senses. मतलब मास मैटर को हम परिभाषित कर सकते हैं जो ऑक्युपाई स्पेस, possesses mass and can be felt by any one or more of our senses. इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो दो भागों में है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप जानते हैं प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस के अंतर्गत एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। मिक्सचर्स के अंतर्गत दो होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। एलिमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है दो भागों में है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप जान सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप जान सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में दो हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट तीन हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। कंपाउंड दो हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मिक्सचर दो हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो ये मैटर का डिवीजन है, दो भागों में क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से हम केमिस्ट्री के मेन टॉपिक के अंतर्गत जो हम इंटर करेंगे, इसके अंतर्गत आप फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट सभी जानते हैं, ये सॉलिड definite shape and definite volume, which means that it cannot be compressed on applying pressure. Solid are generally hard and rigid. A few examples of solid: metal, wood, bricks, rock, salts and common salt, copper, sulfate and sugar. तो ये solid के अंतर्गत होते हैं। लिक्विड possesses definite volume but no definite shape. This means that the liquid can take up the shape of any vessels which it is placed. Common examples are water, milk, oil, alcohol. Gaseous stage, gas does not have either a definite volume, definite shape. It can be compressed to large
extent or applying pressure also take the shape of container where it is closed. The common example are air, oxygen, nitrogen, ammonia, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप फिजिकल मैटर का जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल, उसमें सॉलिड है। सॉलिड के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, शुगर, वुड, मेटल, ब्रिक्स आते हैं। लिक्विड के अंतर्गत आते हैं वाटर, मिल्क, ऑयल, एल्कोहल। गैसियस स्टेट के अंतर्गत आते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है। अब मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप सॉलिड, लिक्विड, गैस देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप जानते हैं प्योर सब्सटेंस, a single substance which cannot be separated into other kinds of matter can be physical process. Pure substance has been further classified as elements and compound. These briefly described element may be defined as the simplest form of pure substance which can neither be broken in nor built from similar substances by ordinary physical and chemical method. An element may be defined as the simplest form of pure substance which can neither be broken in nor built from similar substances by ordinary physical and chemical method. एलिमेंट को आप जान सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ड फ्रॉम सिमिलर सब्सटेंसेस। मतलब एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस है विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ड फ्रॉम सिमिलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड। इसके बाद आगे बात करते हैं एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं, मेटल्स और सॉलिड, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। एलिमेंट्स जनरली मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल के अंतर्गत डिफाइन किए जाते हैं। मेटल्स और सॉलिड, मरकरी इज एन एक्सेप्शन and is liquid at room temperature and are normally hard. They have high melting and boiling point and are also good conductor of heat and electricity. In addition of these properties, matter are malleable and ductile. Iron, copper, silver, gold, aluminum, zinc, the example of typical metals. It may be noted that majority of the element are metals. ज़्यादातर सब्सटेंस जो हैं मेटल्स के रूप में पाए जाते हैं एलिमेंट्स के। उसके बाद आता है नॉन मेटल, द एलिमेंट विच properties opposite to those of metals. They are found to be present in these three state of matter. They doesn't poor conductor of electricity and also not malleable and ductile. The common example are hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus. तो आप जान सकते हैं नॉन मेटल्स जो थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स में पाई जाती हैं, दे डज नॉट possess
luster are poor conductor of electricity and also non-malleable and ductile. The common examples are hydrogen, carbon, oxygen, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। आप सब जानते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉट मेलेबल और डक्टाइल प्रकृति के होते हैं, नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जितनी भी गैसें हैं वो सभी नॉन मेटल्स के अंतर्गत आती हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं, सभी जानते हैं। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सेमी मेटल्स have properties common both metals and non-metal semi metals, जिनकी प्रॉपर्टी दोनों तरह की होती है, मेटल और नॉन मेटल। These are very few in number. These are also called metalloids. The common example are arsenic, antimony, bismuth। arsenic, antimony और bismuth जो है ये नॉन मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप जान चुके हैं एलिमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। एलिमेंट्स के बाद हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। Compounds is also a pure substance like elements, but is made of two or more elements in may be defined as a pure substance containing two or more elements combined together in a fixed proportion by weight and can be decomposed into these element by suitable chemical method. Moreover, the property of compound are together different from the constituting elements. A pure substance containing two or more element combined together in a fixed proportion by weight and can be decomposed into these elements by suitable chemical method. Moreover, the properties of compound are altogether different from constituting elements. तो आप जान सकते हैं कंपाउंड्स जो होते हैं प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड जो होते हैं दो एलिमेंट्स के टुगेदर जो कंबाइंड होते हैं उनके फिक्स्ड प्रोपोर्शन से बनते हैं। जो दो एलिमेंट होते हैं वो कंबाइंड होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। बाय वेट कैन बी डिकम्पोज्ड इन दीज एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड। Moreover, the properties of a compound are altogether different from constituting element. तो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से अलग होती है। तो आप जान सकते हैं कंपाउंड जैसे कि H2O है, NO2 है, H2SO4 है, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। कंपाउंड में आप जानते हैं जैसे H2O बनता है, H2O जब बनता है तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से ये कंबाइंड होकर के बनते हैं। H2O इसी तरह से जितने भी कंपाउंड हैं जब दो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं बाय वेट, तब जाकर के कंपाउंड्स का निर्माण होता है। इसमें जो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है
डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट, मतलब जैसे जल बन रहा है तो इसमें जो कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन जल का जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से भिन्न होती है। तो आप जान सकते हैं जो कंपाउंड होते हैं एलिमेंट्स के फिक्स्ड प्रोपोर्शन से बनते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉपर्टी होती है वो एलिमेंट्स से भिन्न होती है। कंपाउंड के बाद हम आगे बात करते हैं मिक्सचर्स की। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली combined together and may also be present in any proportion that constituent of mixture do not lose their identity and properties. The combination of two or more element or compound which are not chemically compound. मिक्सचर में केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता है। मिक्सचर में आप जान सकते हैं केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता है। मिक्सचर में केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता है और केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड मे आल्सो बाय present in any proportion the constituent of mixture do not lose their identity and property. मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूटेंट एलिमेंट्स होते हैं, कंस्टिट्यूटेंट होते हैं मिक्सचर के, वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करते हैं। मतलब मिक्सचर में जो एलिमेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को रखते हैं, जबकि कंपाउंड में जो एलिमेंट आपस में कंपाउंड हो करके एक कंपाउंड बनाते हैं, उनका प्रॉपर्टी जो होती है वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी से भिन्न होती है। जबकि मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूटेंट एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी मिक्सचर बनने के बाद भी रहती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में आप जान सकते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस, इट इज इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूटेंट। मोreover the constituent can not be seen even by a microscope. होमोजीनस मिक्सचर में होता है इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन constituent. Moreover the constituent can not be seen even by a microscope. होमोजीनस मिक्सचर में बाउंड्रीज होती हैं, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन constituent and constituents can not be seen even by a microscope. constituent को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। होमोजीनस मिक्सचर जो होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और उसमें नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूटेंट के बीच में सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं होती है, मतलब उनको भिन्न नहीं किया जा सकता है। उनमें होमोजीनस जो मिक्सचर होता है उसे हम भिन्न उसमें जो कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल होते हैं उनमें भिन्नता नहीं देख सकते हैं। ये केवल माइक्रोस्कोप से ही संभव हो सकता है, बाकी जर्नल हम आंखों से उसमें कंस्टिट्यूटेंट एलिमेंट को नहीं दे सकते हैं। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूटेंट। हेट्रोजीनस मिक्सचर में होता है
उसमें विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूटेंट्स के बीच में विजिबल बाउंड्रीज होती हैं। द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर कैन बी सीन इवन नेक्ड आई। हेटेरोजेनस मिक्सचर को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसका जर्नल उदाहरण है आयरन फिलिंग्स ऑफ सल्फर पाउडर और मिक्स्ड टुगेदर द मिक्सचर फॉर्म इज heterogeneous. It has greenish yellow appearance and two constituent iron and sulfur can be easily identified with naked eye. हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंतर्गत हम देख सकते हैं आयरन और सल्फर पाउडर होता है जो मिक्स करते हैं। इसमें मिक्सचर इज फाउंड हेट्रोजीनस, इट हैज ग्रेनिश येलो अपीयरेंस एंड टू कॉन्स्टिट्यूटेंट आयरन एंड सल्फर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड विद नेक्ड आई। इसमें आयरन और सल्फर को आसानी के साथ हम देख सकते हैं। जबकि होमोजीनस मिक्सचर में शुगर सोल्यूशन है, इसमें वाटर और शुगर होते हैं कंपोजिशन, और ऑल portions have same sweetness. There is no visible boundaries of separation between sugar and water particle in solution. Similarly, unpolluted air is also a homogeneous mixture of different gases. All homogeneous mixture are also called solution, or homogeneous mixtures are also called solution. तो इसमें शुगर सोल्यूशन के अंतर्गत हम बात करते हैं। जो शुगर का सोल्यूशन होता है होमोजीनस मिक्सचर होता है। इसमें शुगर और वाटर पार्टिकल जो होते हैं इसमें विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। इसे हम आसानी के साथ नहीं समझ सकते हैं कि कहाँ पे शुगर है और कहाँ पे वाटर है। तो ये होमोजीनस मिक्सचर है। जबकि हेटेरोजीनस मिक्सचर में आप जान सकते हैं सल्फर पाउडर जो है आयरन के साथ मिला हुआ है आयरन में, तो इसमें हम आयरन और सल्फर को आसानी के साथ देख सकते हैं। ये हेटेरोजीनस मिक्सचर है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में जो हम जान सकते हैं कंपाउंड्स आर टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली। इन मिक्सचर टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड आर simply mixed and not combined chemically. In compound two or more elements are combined chemically. In mixture two or more elements or compound are simply mixed and not combined chemically. Compound में दो या दो से अधिक तत्व combined chemically combined होते हैं, जबकि मिक्सचर में कंपाउंड आर सिंपली मिक्स्ड एंड नॉट कंबाइंड केमिकली। इसमें केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता है, जबकि कंपाउंड में केमिकली कॉम्बिनेशन होता है। इन ए कंपाउंड द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो बाय मास, द रेशियो कैन नॉट चेंज। कंपाउंड में एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स होता है, जबकि मिक्सचर में फिक्स रेशियो नहीं होता है। कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजीनियस, दे हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। मिक्सचर्स में आइदर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। इन ए कंपाउंड द कंस्टिट्यूटेंट्स लॉस देयर आइडेंटिटी, द कंपाउंड्स डड नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्टिट्यूटेंट element. In mixture the constituent do not lose their identity. Mixture show characteristics of constituent. इसमें कंपाउंड में आप जान सकते हैं कंपाउंड डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट। कंपाउंड जो होते हैं वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से भिन्न होता है। कंपाउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से भिन्न होते हैं, जब मिक्सचर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनके कंपाउंड के
कॉन्स्टिट्यूटेंट के समान होते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर ऑब्जर्व्ड और evolved. In the formation of compound, energy in the form of heat, light or electricity is either absorbed or evolved. No energy change is noticed in the formation of mixture. In compound, the constituent cannot be separated by physical means. The constituent from a mixture can be easily separated by physical means. तो आप कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर जान चुके हैं। कंपाउंड होते हैं केमिकली कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर में केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता है। कंपाउंड जो होते हैं एलिमेंट प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, जबकि मिक्सचर में एलिमेंट फिक्स रेशियो में नहीं होते हैं। कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजीनियस, मिक्सचर ऑलवेज हेट्रोजीनियस होते हैं। कंपाउंड consist their identities. Compound does not show characteristics of constituent element. कंपाउंड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट होते हैं उससे भिन्न लक्षण होते हैं, जबकि मिक्सचर में उसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट होते हैं उसके समान लक्षण होते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आइदर ऑब्जॉर्ब और इवोल्व। नो एनर्जी चेंज इज नोटिस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। कंपाउंड जब बनता है तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या बाहर होती है, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। इन कंपाउंड द कंस्टिट्यूटेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स के द्वारा कंपाउंड का सेपरेशन नहीं किया जा सकता है, जबकि मिक्सचर का सेपरेशन फिजिकल मीन्स के द्वारा किया जा सकता है। तो ये चीज़ आज हमने देखा बच्चों। सबसे पहले हमने देखा केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, फिर केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस हमने देखा, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस हमने देखा। उसके बाद हमने देखा मैटर्स का क्लासिफिकेशन, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने जाना कि मैटर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने जाना कि मैटर 3 प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कंपाउंड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इस तरह से आज हमने ये देखा केमिस्ट्री का ये पहला टॉपिक था। इसमें हमने बेसिक से शुरुआत की है। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री की परिभाषा आपको बताई। इसके अंतर्गत न केवल 100 मॉलिक्यूल्स बल्कि न केवल 100 एलिमेंट बल्कि उनसे बने हुए अनंत मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस सभी जानते हैं, आज हर जगह है। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर फील्ड में, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स हों, इनको बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस आज विभिन्न प्रकार की दवाइयों को बनाने में है, चाहे वो हैजा हो, कॉलरा हो, मलेरिया हो या कैंसर हो। इन सभी दवाइयों को बीमारियों के इलाज में केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ड्रग्स का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं
केमिकल इंडस्ट्री में विभिन्न प्रकार के पेंट हैं, रंग्स हैं, डाई हैं, इन सब का निर्माण किया जाता है। उसके बाद पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को कंट्रोल में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन परत को डिकम्पोज कर रहा है, उसको बचाने में केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद हमने जाना एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर्स में अंतर क्या होता है। अब आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। हम अब अगले दिन आपको फिर मिलेंगे। आप सब जानते हैं कि मेरा ब्रिलियंट डिजिटल क्लासेस के नाम से चैनल है, इसके अंतर्गत मैं केमिस्ट्री का क्लास 11th और 12th का टॉपिक चालू कर दिया हूँ। केमिस्ट्री का क्लास 12th का टॉपिक कल अपलोड हो चुका है। आज कल केमिस्ट्री का 11th का टॉपिक हमने पहला टॉपिक अपलोड किया है। ये कक्षाएं नियमित चलती रहेंगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इसमें हम आपको केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करेंगे 11th और 12th का। तो आज बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए, अब अगले दिन हम आपको फिर मिलेंगे। नमस्कार।